नमस्कार। चंद्रकांत बिपट अमेरिका से। आज का समाज भी और आज भी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, मतलब उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर और पश्चिम दोनों में आज भी लोग रूढ़ी चुस्त हैं। स्त्रियों के लिए उसका जो रवैया है वो गलत है, सोच गलत है। तो मैं 50 साल, 60 साल, 100 साल पहले की जब बात करता हूँ तो मैंने पढ़ा, वेश्या वेश्या बना दिया है तुमने अपनी बेटियों को। हमारा समाज कैसा है? ऐसी ऐसी बातें कही थी इनके पिता को लोगों ने। मैं जो बात करने जा रहा हूँ, और बहुत ताने दिए थे, मगर उन्होंने किसी के तानों की फिक्र नहीं की, क्योंकि उन्हें अपनी बेटियों पर भरोसा था, अपने आप पर भरोसा था और उस कला पर भरोसा था जिसकी पूजा वो खुद बरसों से करते आ रहे थे। और ये जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ वो है कथक किंग क्वीन सितारा देवी की। समझिए, क्योंकि उस दौर में कम उम्र में ही लड़कियां की शादी कर दी जाती थी, तो इस कुप्रथा से सुखदेव महाराज जी खुद को अछूत नहीं रख पाए। उन्होंने धन लक्ष्मी देवी यानी सितारा देवी की शादी भी छोटी उम्र में भी तय कर दी थी। उस जमाने में धन लक्ष्मी अपनी 20 साल बड़ी बहन से नृत्य कलाएं सीख रही थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पिता ने उनकी शादी तय कर दी है तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि वो पढ़ना चाहती हैं, मगर पिता ने उनकी मांग को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। लड़कियां का बहुत कुछ लोग पढ़ाते थे क्योंकि समाज का डर था, और समाज इतना संकुचित था, आज भी संकुचित है। आज तो लड़कियां बाहर आ रही हैं, लेकिन वो दौर बहुत बुरा था जब जिस दौर की मैं बात करता हूँ। हालांकि जब पिता सुखदेव महाराज को मालूम चला कि धन्नु यानी धनलक्ष्मी ने एक दिन पहले ही सत्यवान और सावित्री के जीवन पर आधारित एक डांस ड्रामा में बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी और दर्शकों ने धनलक्ष्मी की प्रतिभा को खूब सराहा, तो उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। उन्होंने धनलक्ष्मी का नाम बदलकर सितारा देवी रख दिया। ऐसे ये धन्नों से सितारा हुई थी। सितारा महज 10 साल की थी जब उन्होंने प्रोफेशनली कथक नृत्य परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। कथक के प्रति इतना समर्पण इतना अधिक था कि पढ़ाई लिखाई में मुश्किल होने लगी। आखिरकार सितारा देवी ने पढ़ाई छोड़ दी और उन्होंने पूरी तरह से खुद को कथक को समर्पित कर दिया। एक दिन सितारा अपने पिता के साथ नृत्य अभ्यास कर रही थी कि उस दौर के एक नामी एक्टर डायरेक्टर निरंजन शर्मा उनके घर पहुंच गए। और निरंजन शर्मा खुद भी मूल रूप से बनारस के ही रहने वाले थे और इन दिनों को अपनी एक फिल्म के लिए एक ऐसी चाइल्ड एक्टर की तलाश थी जिसे नाचना आता हो। सितारा के घर आकर निरंजन शर्मा ने उसका नृत्य देखा और उन्हें सितारा का नृत्य बड़ा पसंद आया, और निरंजन शर्मा ने सितारा देवी के पिता सुखदेव महाराज से कहा कि वो इस बच्ची को अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। निरंजन शर्मा ने सुखदेव महाराज से कहा कि अगर ये अपने परिवार के साथ बॉम्बे आएंगे तो उन्हें वहाँ रहने के लिए एक फ्लैट दिया जाएगा और हर महीने 400 रुपये पगार भी दी जाएगी। उस जमाने में 400 रुपये एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, और निरंजन शर्मा को ऑफर सुखदेव महाराज ने स्वीकार कर लिया और 13 लोगों के साथ अपने परिवार को लेकर वो बॉम्बे यानी मुंबई आ गए। देखिए, उस वक्त की उस दौर की मैं बात करता हूँ कि 400 रुपये की कीमत कितनी थी। आज 400 रुपये की कीमत कुछ भी नहीं है। साथियों, आज प्रख्यात कथक नृत्यांगना सितारा देवी जिसके बारे में मैं बात करता हूँ, तो वो 8 नवंबर 1920 को उसका जन्म हुआ था, और बॉम्बे आने के बाद सितारा देवी और उनके पिता को बहुत कुछ झेलना पड़ा था।
वे और भी कई तरह के घटनाक्रम इनके जीवन में हुई थी और सितारा देवी की विस्तृत जीवनी एक जो https://.et/HRKLL उसमें आप पढ़ सकते हो, तो आपको बहुत कुछ उसके बारे में जानने को मिलेगा। क्योंकि सितारा देवी का बचपन और बाकी जीवन भी बहुत उतार चढ़ाव के देखे थे, तो मैं उनको आदर प्रणाम करता हूँ। आप लोग को जानना चाहिए कि उस ज़माने में कितनी स्ट्रगल करके लोग सिनेमा में, पिक्चरों में आते थे। जब सितारा सितारा ही चलता है, उसका चलता है, तब लोग उसको पूजते हैं, लेकिन जब उसको काम करना मिलना बंद हो जाता है, तब कोई भी उसे मदद नहीं करते हैं। चलो आगे एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। एक और बात मैं कहता हूँ कि मंत्री ने सबके सामने बुजुर्ग फौजी को थप्पड़ मारा, लेकिन कुछ ही घंटों में उसकी कुर्सी छोटे से कस्बे की सरकारी पेंशन ऑफिस के बाहर एक लंबी लाइन लगी थी। भीड़ गर्मी से बेहाल थी, पसीने से तर शिकायतों से भरी, लेकिन उस लाइन में सबसे आखिर में एक बुजुर्ग खड़ा था। पतले से शरीर पर ढीली सी पुरानी फौजी वर्दी, एक हाथ में लकड़ी की छड़ी और दूसरे में एक फाइल जिसमें सिर्फ एक गुजारिश थी, अपनी रिटायर पेंशन की फाइल ट्रैक कराने की अर्जी। उसके कंधे पर एक फेड को चुकी मेडल की पिन लटकी थी, जिसे आजकल कोई पहचाना नहीं था। कुछ नौजवान लड़के उसकी हालत देखकर हंसते हुए बोले, यह देखो, फिल्मी डायलॉग वाला फौजी लगता है, ट्रेनिंग से सीधे पेंशन लेने आ गया है। बुजुर्ग कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराकर आगे ही लाइन की ओर देखता रहा, जैसे वह हर ताना, हर नजरिया पहले की ही सह चुका था। तभी अचानक सायरन की तेज आवाज़ आई। लाल बत्ती वाली गाड़ी के साथ पूरे काफिले ने एंट्री दी। एक नौजवान मंत्री तेज चिल्लाता हुआ बाहर निकला, लाइन हटाओ, मुझे अंदर जाना है, किसी किसी से मिलने का टाइम नहीं है। भीड़ दबी भी चीखों में इधर उधर भागी, लेकिन वो बुजुर्ग अपनी चाल में, अपने संतुलन में धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था। उसकी उम्र और थकान उसकी रफ्तार से झलक रही थी। मंत्री की नज़र उस पर पड़ी और वह गुस्से से भड़क उठा, अबे ये बुजुर्ग क्या अंधा है? रास्ते में क्यों खड़ा है? मैं को क्यों अड़ा है? जनता है, मैं कौन हूँ? बिना कुछ सोचे उसने उस बुजुर्ग के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। भीड़ सन्न रह गई, फाइल जमीन पर गिरी, चश्मा टूट गया। वो झुका, अपने चश्मे के टुकड़े उठाने लगा। धीरे धीरे वो बोला, इतना धीमे ही सिर्फ पास खड़ा लड़का ही सुन पाया। मैंने इस देश के लिए गोली खाई है, हर पर अपमान पहली बार झेला है। उसकी आंखें भर आई। भीड़ में खड़ा एक नौजवान साधारण कपड़ों में चुपचाप यह सब देख रहा था। उसने तुरंत जेब से मोबाइल निकाला और एक कॉल किया, सर कोड ग्रीन एक्टिवेट करें, लोकेशन जिला पेंशन भवन। और हाँ, वही बुजुर्ग। कॉल काटते ही वो आगे बढ़ गया, बुजुर्ग के पास आया, चुपचाप अपने कंधे पर हाथ रखा और कहा, आप बैठिए, अब सब ठीक हो जाएगा। मंत्री को अभी तक अंदाजा नहीं था कि उसने क्या कर दिया, लेकिन अगले 10 मिनट में कस्बे का माहौल ही बदल गया। सरकारी दफ्तर के बाहर अभी भी हलचल जारी थी, लेकिन जैसे ही दूर से सेना की हरी गाड़ियों की कतार नजर आई, सबकी आंखें फैल गई। पहले एक, फिर दो, तीन, फिर लगातार आर्मी के वाहन आकर ऑफिस के गेट के पास रुके। भीड़ के बीच में किसी ने फुसफुसाकर कहा, सेना यहाँ क्यों आई है? क्या कोई बड़ा अफसर आया है? कहीं आतंक की कोई सूचना है तो नहीं? लेकिन एक ही मिनट में देखिए क्या हुआ कि वो सेना की टुकड़ी मंत्री के सामने आकर खड़ी हो गई, और वो जवान जो बूढ़ा जिसके थप्पड़ मारा था, तो सभी ने उनको सलाम किया। वो मेजर था जिसने देश के लिए काम किया था, देश के लिए लड़ा था, देश के लिए अपने आप ने जिंदगी घुमाई थी। तभी इस मंत्री को
सब ने पकड़ लिया और मंत्री ने सबके सामने माफ़ी मांगी। हमारे जवान देश के लिए इतना करते हैं, आप अगर उसकी मश्करी करेंगे, मजाक करेंगे, ये मंत्री लोग जिसने कोई कुर्बानी नहीं दी है, अगर इन लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए आप 140 करोड़ की प्रजा जिम्मेदार हैं। इस मंत्रियों को आप सलाम करते हो, लेकिन जो लोग आपके लिए, देश के लिए सरहदों को साचवते हैं, आपके लिए जो सुरक्षा का काम करते हैं, इनको कभी आप सम्मान नहीं देते हैं, उनको सराहते नहीं हैं, उसकी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचते। यही आज का आपके लिए पैगाम है कि सोचो।